हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम 2024 जो कि एग्जाम 2024 का है, कंडक्ट 2025 में होने वाला है। तो इसकी तैयारी को करने के लिए हम इसके पार्ट ए की क्लास 1 लेकर आए हैं। पार्ट ए से मतलब है कि जो इसका सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है, हम सभी जानते हैं। इसके पार्ट ए में 5 यूनिट दी गई हैं और पार्ट बी में 10 यूनिट दी गई हैं। तो इन 5 यूनिट में से इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है, हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। ये आज हमारी पहली ही क्लास है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनयू एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, पार्ट ए की यूनिट फर्स्ट, ये जो संबंधित है वह है मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित। और इसमें जो डिटेल्ड दिया गया है हमें, वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यह जो सिलेबस है एमपीपीएससी प्री से मिलता जुलता है, ठीक है। तो आप यदि एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे थे तो आप इस सिलेबस से परिचित ही होंगे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं। इसमें मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसका मतलब है ये जो समय हमें पढ़ना है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही हमें मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन, अर्थात जब स्वतंत्रता आंदोलन का समय चल रहा था उस समय मध्य प्रदेश में कौन कौन से आंदोलन हुए, इस प्रकार से हमें ये जो पूरा सिलेबस है इस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य, इस प्रकार से यूनिट 1 में हमें मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित इतने टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए हम आज अपना पहला ही टॉपिक है जो प्रागैतिहासिक कालीन मध्य प्रदेश, इसको स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो इतिहास है, हमें देखिए हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम ये इतिहास में पढ़ते ही हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी लेना आवश्यक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है तो इसको 3 पार्ट में, 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला भाग होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा भाग होगा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा पार्ट होगा ऐतिहासिक काल। इस प्रकार से समय को डिवाइड करके हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह प्राचीन काल का वह समय होता है जिसकी हमें कोई लिखित जानकारी नहीं मिलती है। अर्थात हमें अध्ययन तो करना है लेकिन इस समय हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इस समय के कोई भी ग्रंथ लिपि उपलब्ध नहीं है। तो यह जो समय है वह पाषाण काल से संबंधित है, अर्थात इस समय जो आदि मानव ने, प्राचीन मानव ने पत्थरों का उपयोग किया वो हमें प्राप्त होते हैं और उनके अध्ययन के आधार पर हम इस ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में क्या, इस समय की यदि हम बात करें तो इस समय हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लिपि तो प्राप्त होती है, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब है कि देखिए इस समय की क्या है, हमें लिपि प्राप्त है, हमें जानकारी लिखित में है, लिखित साक्ष्य हैं, परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार का जो समय है वह हड़प्पा कालीन सभ्यता है। हड़प्पा समय के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिपि प्राप्त होती है, परंतु उस लिपि को अभी तक क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो यह समय है जो वो हड़प्पा कालीन समय है। इसी प्रकार से जो ऐतिहासिक कालीन है, यह इतिहास का वह समय है जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हैं और उन्हें पढ़ा भी जा चुका है। इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। यह जो समय है 600 बीसी से अब तक का समय माना जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी काल को हमें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना होगा। अब देखिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल है जो उसका अध्ययन करेंगे। अब प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से पाषाण काल का अध्ययन होगा। अब पाषाण काल में क्या है कि पाषाण काल में जहां जहां से, जिन जिन स्थानों से हमें पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन साक्ष्यों के आधार पर हम उन स्थानों का अध्ययन करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमें उन स्थानों का अध्ययन करना होगा जहां से हमें पाषाण साक्ष्य या मानव के, प्राचीन मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
तो मुख्य रूप से हम उन स्थानों का अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक कालीन। तो चलिए हम इस प्रकार से एक एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल मध्य प्रदेश के देखेंगे, जिसमें देखिए पाषाण काल है। हम थोड़ी जानकारी पाषाण काल से संबंधित है जो उसको ले लेते हैं कि पाषाण काल है जो पाषाण काल को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वह संबंधित है पाषाण काल से, अर्थात पूरे प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव है, प्राचीन मानव है, उसने पत्थरों से बने औजारों का उपयोग किया है और इन्हीं औजारों के अध्ययन के आधार पर हम अध्ययन करते हैं कि इनका जीवन काल कैसे व्यतीत होता था, ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो इसके लिए देखिए जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। इसमें सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आगे पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, परंतु वहां हमें उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें इसमें पाषाण कालीन स्थल पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव है जो उनकी मुख्य क्या विशेषताएं थी। तो देखिए पुरा पाषाण काल में जो मानव है वह अस्थायी निवास करता था, अर्थात जो मानव है खाना बदोश था, जहां उनको भोजन मिलता था उनने अपना भरण पोषण किया और उस जगह का जब भोजन समाप्त हो जाता था तो वह अन्यत्र चले जाते थे। इस प्रकार से यह है जो स्थायी निवास नहीं करते थे। तो इस प्रकार से पुरा पाषाण काल में जो आदि मानव है अस्थायी निवास करता था और जीवन यापन के लिए वह आखेटक अर्थात शिकार करता था और खाद्य संग्राहक फल फूल इनको इकट्ठा करके एकत्रित करके रखता था और अपना भोजन के रूप में इनका उपयोग करते थे। और यदि औजारों की बात की जाए तो पुरा पाषाण काल में जो मानव है वह बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी अर्थात बनी तो होगी पत्थर से ही, क्योंकि हम पाषाण काल का ही अध्ययन कर रहे हैं, तो बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, खुरचनी आदि औजारों का ये उपयोग करते थे। और यदि इनके मध्य प्रदेश में इनके साक्ष्य की बात की जाए तो नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा, सोनार आदि नदी घाटियों में इनके जो स्थल हैं, इनके जो साक्ष्य हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, जिनको हम अभी एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए इसके बाद मध्य पाषाण काल की बात आती है। तो मध्य पाषाण काल का जो मुख्य मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव है इन्होंने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था और इस समय पर जो औजार हैं छोटे हो गए थे। पत्थरों के यही औजार जो कि ये पूरा पाषाण काल में उपयोग कर रहे थे, धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये औजार छोटे, नोकदार, नुकीले हो गए थे, जिनका उपयोग ये आसानी से शिकार के लिए कर पा रहे थे। और औजार हैं जो उसमें पत्थर की क्वालिटी भी डेवलप हुई थी, जैसे कि जेस्पर और फ्लिंट नामक पत्थरों का उपयोग करके ये छोटे औजार बना लेते थे। इन छोटे औजारों को इस समय माइक्रोलिथ हम कहते हैं इन औजारों को। तो ये जो विशेषताएं हैं ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है और इनके जो औजार हैं उनमें भी सुधार हुआ था। खुरचनी, वेधनी, नौक आदि नाम के आदि हैं जो औजार, ये इस समय के मध्य पाषाण काल के ये औजार कहलाते थे। इसी प्रकार से यदि हम नवपाषाण काल की बात करें तो इस समय की मुख्य प्रमुख घटना थी कृषि की शुरुआत, अर्थात जो नवपाषाण काल है इस समय पर कृषि की शुरुआत हो गई थी और जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई तो लोगों ने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया था। इस समय पर देखिए पहिए का भी आविष्कार हो चुका था और जो आदि मानव है इन्होंने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। तो इन सब घटनाओं के कारण जो नवपाषाण काल है इसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। क्योंकि हमें इसमें प्रागैतिहासिक काल है जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, तो हमें जो इस समय के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिन स्थलों से, हमें उन स्थलों का अध्ययन करना है। तो चलिए अब इसमें हम एक एक स्थल हैं जो उनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हथनौरा। तो ये जो स्थल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं और MPPSC में ये जो फैक्ट है हथनौरा से संबंधित पूछे जाते हैं। हथनौरा है जो यह एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है। पुरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, ये हम सब देख चुके हैं। तो हथनौरा क्या है, एक पुरा पाषाण कालीन स्थल है और यह
हमें मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है? तो हमें यही याद रखना है कि हथनौरा सीहोर जिले में है। कहाँ पर? सीहोर जिले में, और सीहोर की भी बुधनी तहसील में। तो हथनौरा सबसे पहले आपको याद रखना है कि हथनौरा पुरापाषाण कालीन स्थल है और सीहोर जिले की बुधनी तहसील में ये स्थित है। और इसकी खोज की बात की जाए तो 5 दिसंबर 1982, कब? 5 दिसंबर 1982 को श्री अरुण सोनकिया के द्वारा इसकी खोज की गई। किसकी? हथनौरा की। हथनौरा में मुख्य रूप से पुरापाषाण कालीन स्थल है, इस बात का पता किसने लगाया? श्री अरुण सोनकिया जी ने। कब? 5 दिसंबर 1982 को। तो ये डेट भी याद रखना है, 5 दिसंबर 1982। किसने खोज की? अरुण सोनकिया जी ने। यह स्थल कहां पर है? बुधनी में, सीहोर जिले की बुधनी तहसील में, और ये पुरापाषाण कालीन स्थल है। और यहां से खोजा क्या गया? तो यहां से श्री अरुण सोनकिया जी ने एक मानव खोपड़ी को खोजा था, जीवाश्म के रूप में मानव खोपड़ी को खोजा था। और हमें इसके साथ ये भी याद रखना है कि इस मानव खोपड़ी को एक नाम दिया गया था, जिसे कहा गया था नर्मदा मानव। तो ये नाम भी याद रखना है, और किस चीज की खोज हुई ये भी याद रखना है। इसके अलावा भी यहाँ पर विलुप्त हाथी और घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इतने फैक्ट हैं जो हथनौरा से संबंधित, ये प्राथमिकता के साथ याद रखनी है, क्योंकि हथनौरा एक पुरापाषाण कालीन स्थल है और हमारे सिलेबस में दिया गया है कि हमें प्रागैतिहासिक काल मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। तो हथनौरा से संबंधित इन फैक्ट को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए, इसके बाद हम अन्य स्थल देखते हैं। तो इसके बाद अगला स्थल है जो, वह है भुतरा। तो भुतरा है जो, सबसे पहले ये तो हम पढ़ ही रहे हैं कि पुरापाषाण कालीन स्थल है। तो भुतरा है जो क्या है? एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। यह स्थल कहाँ पर है? तो हमें ये याद रखना है कि ये जो स्थल है नरसिंहपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? नरसिंहपुर जिले में। और यहाँ से पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। और भुतरा से जो पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं वह मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में जहां से भी हमें औजार प्राप्त हुए हैं उनमें यदि सबसे प्राचीन होने की बात की जाए तो वह भुतरा से जो औजार प्राप्त हुए हैं, नरसिंहपुर जिले में स्थित भुतरा से, वह सबसे प्राचीन है। इसके बाद हम बात करेंगे महादेव पिपरिया की। महादेव पिपरिया किस जिले में स्थित है? तो यह है होशंगाबाद जिले में। कहां पर स्थित है? होशंगाबाद जिले में। और यह पुरापाषाण कालीन स्थल तो है ही, और इसकी खोज की यदि हम बात करें तो यह HD शांकल्या और शूपेकर महोदय जी के द्वारा यहाँ से 860, कितने? 860 पाषाण कालीन औजारों की खोज की गई थी। कहां से? महादेव पिपरिया। तो आपको महादेव पिपरिया याद रखना है। यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और यहाँ से सुपेकर महोदय और HD शांकल्या के द्वारा 860 पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई थी। और इसके साथ ही एक स्थल, हाँ, इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आता है भीमबेटका गुफा समूह। MPPSC का सबसे प्रिय टॉपिक, इससे तो क्वेश्चन आना बनता ही है। तो हम बात करेंगे भीमबेटका गुफा समूह की। तो देखिए, जो भीमबेटका है यह एक तो भारत का सबसे प्राचीन गुफा समूह है। भीमबेटका क्या है? यह भारत का सबसे प्राचीन गुफा समूह है, अर्थात यहाँ पर गुफाओं की श्रृंखला प्राप्त होती है। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसका संबंध पुरापाषाण काल से भी है, मध्य पाषाण काल से भी है और नवपाषाण काल से ही है। यदि हम इसकी स्थिति की बात करें कि भीमबेटका गुफा समूह कहाँ पर स्थित है, तो यह रायसेन जिले के, कहाँ पर? रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में स्थित है। ओबेदुल्लागंज एक विकास खंड है, परंतु यदि तहसील की बात करें तो यह गौहरगंज तहसील में आता है ओबेदुल्लागंज। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि भीमबेटका जो गुफा समूह है वह रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज विकास खंड में, और यदि कभी तहसील पूछी जाती है तो तहसील का नाम आएगा गौहरगंज। तो आपको ये दो फैक्ट इसके संबंध में याद रखने होंगे। और यह जो गुफा समूह है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, विंध्याचल रेंज है जो, उस
उसमें उसके अंतर्गत ये भीमबेटका गुफा समूह आता है। यदि हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो श्री जो विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय जी हैं, इन्होंने 1957 में इस भीमबेटका गुफा समूह की खोज की थी। तो ये नाम आपको याद रखना है और ये सन भी कि 1957 में श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा भीमबेटका गुफा समूह की खोज की थी। और यहाँ से अर्थात भीमबेटका गुफा समूह में लगभग 700 से अधिक शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब है गुफा, गुफा समूह प्राप्त हुए हैं और जिनमें 500 में, लगभग 500 में शैल चित्र, शैल चित्र का मतलब है जो गुफा समूह है, गुफा समूह की दीवारों पर जो शैल चित्रकारी प्राप्त हुई है वह चित्रकारी प्राप्त हुई है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये जो शैल चित्र हैं, इसमें जो चित्र बनाए हुए हैं उसमें जो रंग हैं उनमें सर्वाधिक रंग हैं जो लाल, गेरुआ और सफेद रंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। और जो भीमबेटका गुफा समूह है शैल चित्र कला के लिए यह क्या है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इसे 2003 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया था। तो आपको ये 2003 भी याद रखना है कि 2003 में इसे क्या विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, किसे, भीमबेटका गुफा समूह को। देखिए 2003 में तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, परंतु यदि हम 1990 में बात करें तो 1990 में इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था। तो ये 2003 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। साथ साथ ये डेट भी याद रखना है कि 1990 में इसे राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा प्राप्त हो चुका था। तो इस प्रकार से भीमबेटका जो गुफा समूह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है MPPSC के लिए। तो इससे संबंधित जो सभी फैक्ट हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। चलिए इस प्रकार से देखिए आज के वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक कालीन कुछ इन जो स्थल हैं उनसे संबंधित जानकारी ली है। इसी प्रकार से आगे के स्थल भी हमें पढ़ने हैं। आज के वीडियो में हम केवल इतना ही रहने देते हैं और आगे के स्थल हम अगली वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो हम ये जो यूनिट है यूनिट 1 इसकी पार्ट बी की जो यूनिट 1 है इसको कंप्लीट करेंगे आपके सपोर्ट के साथ। तो यूनिट 1 हम इसको पूरा ही कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का। तो हम जो ये 5 यूनिट हैं पूरी सभी हैं जो यूनिट इनको कंप्लीट करेंगे यदि आपका मुझे सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि आपके सपोर्ट के साथ मैं दुगनी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रयासरत रहूँगी। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।